व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इमेजिन करिए एक इतना बड़ा बैंक, इमेजिन करिए कि एक इतना बड़ा बैंक जिसको हम कहते हैं कि एक एचडीएफसी, नया एचडीएफसी है। और ये बैंक जो है वो एचडीएफसी को भी पीछे छोड़ देगा। ये बैंक नए झंडे गाड़ेगा, ये बैंक नए आयाम सेट करेगा। इतनी स्पीड में ग्रोथ दिखने वाला ये बैंक अब आप सभी को बिलियंस ऑफ वेल्थ बना के देगा। एक टाइम पे एक नया बैंक जो लॉन्च हुआ था और उसने झंडे गाड़ दिए थे। इनफैक्ट इतनी तेजी से इसने अपनी ग्रोथ बढ़ाई, कस्टमर बढ़ाए, कॉरपोरेट में इतने जल्दी इसने अपने पैर फैलाए और कॉरपोरेट का एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट बैंक बन गया। और उसके बाद इसका कोलैप्स हो गया। हम बात कर रहे हैं आज यस बैंक का। यस बैंक कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? यस बैंक राणा कपूर जो थे उन्होंने इस बैंक को स्टार्ट किया और 2004 में ये फाउंड किया हुआ था। अब बताइए, 2004 में फाउंड किया जाने वाला ये यस बैंक इतना उसने शुरुआत करी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से। ये 10 रुपए पे लिस्ट हुआ था 2005 में और 2018 तक ये 400 रुपए तक पहुंच गया। इमेजिन करिए, ऑलमोस्ट 15 साल से पहले ही, ऑलमोस्ट 13 साल में आपको मिलते हैं 40 गुना रिटर्न। कोई अच्छे से अच्छा मतलब मल्टी बैगर भी आपको 40 गुना रिटर्न नहीं दे पाता है 18 साल में। पर आपका 40 गुना पैसा करने वाला यस बैंक इतना प्रॉमिसिंग लग रहा था कि हर आदमी कह रहा था कि भाई ये तो और आगे भागेगा। पर उसके बाद परेशानियां शुरू होती हैं 2020 में जब आता है। उससे पहले 2018-19 में ही परेशानी शुरू हो जाती है, जब इसके मैनेजमेंट को लेके कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और ये अपने एनपीएज आगे बढ़ाना लगते हैं। यानी कि एनपीएज होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंक फेल क्यों होते हैं। बैंक फेल होते हैं जब ये ओवर एक्सपोजर दे देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ये दे देते हैं पैसा, कर्जा उन लोगों को जो पैसा चुका नहीं पाते। यस बैंक का बहुत बड़ा जो कर्जा था वो था रियल एस्टेट कंपनीज को। और जिस तरीके से रियल एस्टेट कंपनी ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया, उसी तरीके से दूसरी कंपनीज भी डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर गई। जैसे उनमें से एक कंपनी बहुत ही फेमस है और आपके फेमस है, आपके प्यारे अनिल अंबानी। अनिल अंबानी की कंपनी थी, अनिल अंबानी को उन्होंने बहुत पैसा दिया। वोडाफोन को बहुत पैसा दिया, ILFS करके एक कंपनी थी, उसको इन्होंने बहुत पैसा दिया और सारी की सारी कंपनी डिफॉल्ट कर गई जब उनको पैसा देना मांगा गया उनसे पैसा। तो बेसिकली क्या हुआ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए, एनपीएस बढ़ गए। और 2018 में जब कंपनी ने रिवील किया कि हमारे एनपीएस बहुत ज्यादा हो चुके हैं और स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया, उसके बाद जब वो क्या कहते हैं, जब हमारा ये आए, आरबीआई ने इंटरव्यू किया 2018 में और आरबीआई ने कहा कि मुझे, आप जो राणा कपूर है आप ही के ऊपर शक है कि आप ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और उनका जो टर्म था सीईओ पद से उनको हटा दिया गया 2018 में। जैसे ही पद से हटाया गया तो जो नए सीईओ अपॉइंट हुए उसमें नए सीईओ को पता चला कि इसमें बहुत सारी बैंक में गड़बड़ है और खासकर मैनेजमेंट ने काफी फजिंग करी है। यानी कि काफी किताबों में जो प्रॉफिट दिखाया गया था वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। इनफैक्ट जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से वो स्टॉक का प्राइस लगातार गिरना स्टार्ट हुआ। 2019 के आसपास स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ और 2020 में ऑलमोस्ट बैंक ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। अब आप सोचिए, बैंक्रप्सी फाइल करने की नौबत आ गई थी। अब आप सोचिए कि वो बैंक जो जिसको एक टाइम पे नेक्स्ट एचडीएफसी कहा जा रहा था, एक टाइम पे ये बोला जा रहा था कि ये जो स्टॉक है आपको एचडीएफसी को पीछे छोड़ देगा। उसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग दिखा रहे थे, उसको किताबें उसकी इतनी स्ट्रांग दिखा रहे, किताबें यानी कि बैलेंस शीट पे लगातार प्रॉफिट दिख रहा था और लगातार सेल्स रेवेन्यूज बढ़ते चले आ रहे थे। पर 2020 में बैंक्रप्सी के कगार पे आ गया ये बैंक को लगा। अब उसके बाद आरबीआई और एसबीआई ने संभाला। आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों कूदे इसमें और उसने उस बैंक को संभाला। उस बैंक के सारे शेयर्स लगातार गिर रहे थे तो 400 रुपए से आकर ये ये बैंक एक टाइम पर 6 रुपए पे आ गया था। सोचिए, 400 रुपए तक पहुंचने वाला शेयर एक टाइम पर 6 रुपए पे आ गया, बैंक्रप्सी के कगार पे आ गया कोविड के टाइम पे। और आरबीआई और एसबीआई ने इसकी कमान संभाली, यानी कि सारे शेयर्स आरबीआई और एसबीआई ने खरीद ली। बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें से बेचना शुरू हुआ। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो उसमें पैसा लगाए थे उन्होंने भी उस बैंक को संभाला, जो हम कहते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उन्होंने इसमें बैंक में पैसा लगाया, इसलिए लगाया ये सोच के और बहुत सस्ते में उन्होंने खरीदे और बल्क डील में शेयर्स, बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनको लोगों को पता था बैंक को बचाने के लिए सरकार कुछ भी करेगी। बैंक इंडिया में
फेल नहीं होने दिया जाता है। सरकार कभी भी बैंक किसी भी बैंक को फेल नहीं होने देती, इसलिए बिकॉज अगर एक बैंक फेल हुआ तो इट क्रिएट्स अ डोमिनो इफेक्ट, यानी कि दूसरा बैंक के पास एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सारे बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि सारे बैंक एक दूसरे को पैसा देते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीएनबी के पास जाते हैं और पीएनबी के पास पैसा नहीं होता है, वो कहते हैं एसबीआई से हम पैसा मंगा रहे हैं, और एसबीआई के पास जितना भी कैश पड़ा होता है वो एसबीआई के पीएनबी को एज अ लोन दे देता है, एज अ कोलैटरल दे देता है, एज अ लोन देता है कि भैया पकड़ो ये और हमें वापस कर देना, और वो पैसा फिर वो अपने चुका देता है लोगों को जो लोगों ने मांगे पैसे, और उसके बाद जब पीएनबी के पास पैसे आते हैं वो एसबीआई को वापस देता है। तो इस तरीके से बैंक आपस में पैसे को रोटेट करके अपना धंधा चलाते हैं, पर उस टाइम पे कोई भी बैंक सामने नहीं आया और सरकारी बैंकों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें बल्क बाइंग करी, क्योंकि इतने सस्ते में इस बैंक को मिल जाता है, इतने सस्ते में तो बैंक का लाइसेंस भी नहीं खरीदा जा सकता। इतना सस्ता हो गया था ये बैंक, 6 रुपए पे आ गया था कि अगर आप इसको खरीद लो तो आप इस बैंकिंग का लाइसेंस के लिए अप्लाई करो और आप घूस वूस खिलाओ तो भी आपको इतना सस्ता बैंक का लाइसेंस तक मिलेगा, जितने सस्ते पे ये बिक रहा था एक टाइम पे 6 रुपए पे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर जो कहानी होती है ना टू बिग टू फेल, ये सिर्फ एक कहानी है कि टू बिग टू फेल मतलब कि ये कोई स्टॉक इतना बड़ा है या इतनी कंपनी इतनी बड़ी है कि वो फेल नहीं हो सकती, पर हमें इससे ये समझ में आता है कि कोई भी कंपनी जितनी भी बड़ी हो वो फेल हो सकती है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई कंपनी या कोई स्टॉक कोई बिजनेस फेल नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। दूसरी चीज हमें ये समझ में आती है कि कभी भी प्राइस जो हम प्राइस पे फ्लक्चुएशंस पे ध्यान देते हैं हम बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा आपको जब बताता हूँ किसी स्टॉक का एनालिसिस पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि यार इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो ये है आरओसी है, पर क्या हो कि कंपनी के जो हमें डेटा है वो ही गलत दिया हो सकता है कि कंपनी हमें लगातार गलत डेटा दे रही हो और आप उसको कभी ट्रैक भी नहीं कर पाओ। जब तक ये भांडा फूटेगा हो सकता है बहुत लेट हो चुके होगे आप, और वही येस बैंक में हुआ। येस बैंक इतना पॉजिटिव दिख रहा था, इतना ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा था कि लोगों ने उस पर शक करना छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि यार इतना तरीके से भाग रहा है और रियल स्टेट में इतना ऐसे पैसा लगाया है, पर रियल स्टेट में तो पैसा डूबेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्डिंग्स तो आखिर में अगर पैसा नहीं दिया तो बिल्डर से तो पैसा आप ले ही सकते हो। बट यही हुआ क्योंकि बिल्डर ने पैसा तो लिया पर कभी वापस नहीं किया, एट द सेम टाइम बिल्डिंग भी नहीं बन पाई पूरी, और उससे पहले ही उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी बेसिकली। तो अगर अगर यस बैंक उस डिफॉल्ट भी करती और येस बैंक उसके बिल्डिंगों को घेराव भी करती तो उनको मिलते सिर्फ और सिर्फ येस बैंक को मिलते सीमेंट के बड़े बड़े खंडर, जिसमें कोई बिल्डिंग की ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपेंसी कर सकते, यानी कि किसी को उस बिल्डिंग को किराए पे दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के खंडर मिलते हैं उनको, क्योंकि इतना काम जो बिल्डर्स है उन्होंने किया ही नहीं था कि आप उस बिल्डिंग को एक्वायर करके आगे अपना जनरेट कर पाओ रिटर्न। तो इसलिए बिल्डर्स ने उनको डिफॉल्ट किया, अनिल अंबानी जी ने डिफॉल्ट किया, वोडाफोन ने डिफॉल्ट किया, और वो सारी कंपनी जिनको इन्होंने भर भर के लोन दिए वो सारी कंपनी लगातार डिफॉल्ट होती चली गई। याद रखिए कि जब भी हमें जो डेटा मिलता है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो इनएक्यूरेट हो, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है कोई को नहीं जान सकता। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझ में आती है कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद जो हमें किताबी में दिखता है, जो हमें बैलेंस शीट पे दिखता है, कितना पैसा कौन का कमा रहा है, कितना इसका अर्निंग बढ़ रही है, इसकी सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कितना चोर मैनेजमेंट तो नहीं है, कहीं मैनेजमेंट की क्या नीयत है, क्या मैनेजमेंट आगे इसको अपने धंधे को आगे 100 साल तक देख रहा है या फिर कुछ महीनों या फिर कुछ सालों तक और उसके बाद पैसा कमा के भागने की साजिश है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप जितनी भी बैलेंस शीट देख लें, आपकी बैलेंस शीट में तो आपका धंधा बढ़ता हुआ दिखेगा, शेयर भी शायद बढ़ता हुआ दिखेगा, पर जिस दिन उसकी पोल खुलेगी आप देखेंगे वो शेयर ऐसा गिरेगा कि शायद उसमें फंसने के बाद आप कभी निकल भी नहीं पाएंगे। और यही एक बैंक में हुआ था। तो आई होप आपको ये यस बैंक की पूरी कहानी से ये समझ में आता है कि जिस तरीके से यस बैंक टू बिग टू फेल लगता था, कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस इज नॉट टू बिग टू फेल। कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस कभी भी फेल हो सकती है, और यस बैंक की कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप सारे पैरामीटर्स को ध्यान देकर भी एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि इंसान की नीयत का कोई भरोसा नहीं, और अगर मैनेजमेंट की नीयत ही खो दो तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के अंदर जाके तो आप देख नहीं सकते कि आखिर में क्या है। तो आप जितना भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, जितना भी आप एरो आर ओ सी आर ओ ई देख ले, जितने भी आप उनके सेल्स के नंबर देख ले,
और हो सकता है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ फर्जी नंबर्स हो और उसमें एक्चुअल धंधा कुछ भी ना हुआ हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक अवेयरनेस मिलेगी कि आप जितना भी एनालिसिस करते हो अपने स्टॉक को खरीदने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है, क्योंकि अनलिमिटेड डेटा आपको नहीं मिल सकता। एग्जैक्ट डेटा क्या है वो कोई नहीं जानता, और मैनेजमेंट की नीयत क्या है ये आप कभी पता नहीं लगा सकते। तो हमारी जो चेष्टा होती है, जो हमारा कोशिश होती है, वो सिर्फ इतनी होती है कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है हम उससे डिराइव करने की कोशिश करें शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर की एक्चुअल वैल्यू, और उसमें इन्वेस्ट करें। पर अगर आप सोचो कि ये आपको जिता देगा स्टॉक मार्केट में, ये आपको अमीर बना देगा, तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा फ्यूचर में बहुत कुछ डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, बहुत कुछ डिपेंड करता है किस तरीके से आगे नियति आगे से आगे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या चेंज होंगे, आगे किस चीज़ का बोलबाला होगा, किस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, और किस तरीके से दुनिया आगे बढ़ेगी, ये कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जितनी तरीके से चेंज हो रही है दुनिया, और बहुत ही स्पीड के साथ चेंज हो रही है, उतना ही तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना उतना ही और मुश्किल होता जाता है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया हो, इसलिए थोड़ी सी भी अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आई विल मेक ऑन कीपिंग आई आई कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोज लाइक दिस which will help you for your understanding about investing and stock market. So that's it for this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.